बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक्स कवर करवाऊंगी उसका नेम है क्रिस्पर कैस मीडिएटेड जीनोम इंजीनियरिंग ऑफ फिलामेंटस फंजाई, अ न्यू टूल फॉर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ माइकोटॉक्सिन्स। इस टॉपिक में मैं आपको बहुत अमेजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डेलिकेटिंग एक रिसर्च पेपर है, मैं उसका आपको ओवरव्यू दूंगी। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको जो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जो मोलेकुलर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या जिनका भी बैकग्राउंड जो है वो रिलेटेड है टू द एडवांस बायोटेक्नोलॉजी टूल्स, तो उनसे मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी जो नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क फील होगा। ठीक है, अगर मतलब आप क्रिस्पर कैस मीडिएटेड जीनोम इंजीनियरिंग से पहले वाकिफ़ नहीं हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप इससे फ़ायदा उठा सकें, आप इसके बारे में जान सकें और इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप इस दुनिया को सरप्राइज़ कर दें। ठीक है, तो आपने इस वीडियो से जो है वो इंटरेस्ट रहना है, पूरी देखनी है, कैसे हम साइंटिस्ट का काम चट से यूं कैसे हम साइंटिस्ट के काम को शॉर्ट वे में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं और इन साइंटिस्ट को हम इन फ्यूचर सरप्राइज भी देने जा रहे हैं। सो ये सरप्राइज किसी और ने नहीं देना, ये आपने अपने काम के थ्रू देना है, मैंने देना है। लेकिन काम कैसे करेंगे? जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा, जब तक हमें पता नहीं होगा साइंटिस्ट इस काम से रिलेटेड क्या क्या काम कर रहे हैं, हम काम नहीं कर सकते। तो काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपना नॉलेज इन्हेंस करें, आप बेसिक नॉलेज लें, आप लिटरेचर पढ़ें, आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ें, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, रिव्यू पेपर्स पढ़ें, देन आप अपना काम करें और इस दुनिया को सरप्राइज करें। अगर आप रियली में एज अ मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट, एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल के रिलेटेड कोई काम करने जा रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप क्रिस्पर कैस से वाकिफ ना हो या इसको छोड़ दें पीछे, नहीं, इसको साथ लेके चलें। चलिए हम मज़ीद बातें किए बगैर मैं आपको उस वीडियो की तरफ लेके जाती हूँ और आगे हम देखते हैं कि आगे कैसे कैसे और क्या चीज़ें हैं जो हम इस पेपर की कवर करने जा रहे हैं। कुछ पेपर से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ मैंने एडिशनल ऐड की हैं अंदर ताकि आपको छोटी छोटी बातों के बारे में बेसिक नॉलेज हो, डेफिनेशंस का पता हो। सो आपको जो स्क्रीन पे पेपर नजर आ रहा है ये कोई और पेपर नहीं है बल्कि यही वो पेपर है जो आज की हमारी इस वीडियो का मेन टारगेट है। क्रिस्पर कैस 9 सिस्टम फॉर जीनोम एडिटिंग, किसकी? यूसेरियम प्रोलिफरेटम। सो द मेन कीवर्ड इज हियर इज यूसेरियम प्रोलिफरेटम, क्रिस्पर कैस 9 एंड जीनोम एडिटिंग। चले अब कंटेंट्स देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे, हम इंट्रोडक्शन भी करेंगे, मेथड्स भी करेंगे, रिजल्ट्स भी करेंगे, कंक्लूजन तो डेफिनेटली करेंगे, उसके बगैर तो हम कंक्लूड ही नहीं कर सकते ना अपने रिजल्ट्स को। एंड देन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ये भी बड़ा अमेजिंग चीज़। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में हम कैसे यूज़ करेंगे? फ्यूचर के साथ इन टच रहना टैलेंटेड और ब्रिलियंट लोगों का काम होता है और आप सब माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड और ब्रिलियंट हैं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट में हम छोटे छोटे पॉइंट्स डिफाइन करेंगे, मतलब होल, मतलब हमने इस पेपर का एक जिसे कहते हैं ना निचोड़, वो इसमें तैयार कर लिया। तो आपको पहले मज़ीद एक्सटेंसिव वे में लेके जाने के मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता देती हूँ कि आज हम इस वीडियो में जो कवर करने लगे हैं। और इसमें हमारे पास आता है यूसेरियम प्रोलिफरेटम। एक्चुअली क्या है? आपके माइंड में भी आ रहा है, मेरे माइंड में भी आ रहा है, यार ये क्या है यूसेरियम प्रोलिफरेटम, क्यों हम इसको डिस्कस करें, क्या वजह है इस फंजाई की? सो मेन मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। एक्चुअली ये फंजाई है एक फिलामेंटस, इसकी डेफिनेशन बता दूँ, फिलामेंटस फंजाई है। दूसरी बात है कि ये माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है और वो माइकोटॉक्सिन्स हमें इरिटेट करते हैं।
हमें प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको इरिटेट करते हैं। और वो माइकोटॉक्सिन्स एज ए, नाम से आपको पता है टॉक्सिन है, तो वो डैमेज काज करते हैं, वो डिजीजेस काज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इंटरेस्टेड हो गए हैं इस फंजाई में। हम नहीं, साइंटिस्ट भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो हम तो इन फ्यूचर के साइंटिस्ट है ना। आप अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम साइंटिस्ट का वर्क कर रहे हैं। किसी दिन इंशाल्लाह मैं या आप भी अपना वर्क भी इसी तरह फोरम पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो दिस फ्यूसेरियम पॉलीफ्लेटम फंजाई जो हैं, ये माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। उन माइकोटॉक्सिन्स में हमारे पास फ्यूमोनेसिन्स भी हैं, डिफरेंट टाइप्स के माइकोटॉक्सिन्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको फ्यूमोनेसिन्स की बात इसलिए की है क्योंकि फ्यूमोनेसिन्स ज़्यादा टॉक्सिक हैं बाकी सारी टाइप्स में से, ठीक है। फ्यूमोनेसिन्स में ये है कि जो ये फ्यूमोनेसिन्स है ना, इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, A, B, C एंड G। और जो टाइप B है ना, उसकी जो सब टाइप है B1, वो माइकोटॉक्सिन जो है ना, एक्चुअली कार्सिनोजेनिक है। आप सब भी जानते हैं कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं, जो कैंसर काजिंग होते हैं। और कैंसर का ट्रीटमेंट तो पहले ही बहुत मुश्किल है। सो हम लोग इसलिए फ्यूमोनेसिन्स की यहाँ बात करें क्योंकि ये ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम पुराने मेथड यूज़ करेंगे, मतलब उन जीन्स को डिलीट करने के लिए जो कि फ्यूमोनेसिन्स या डिफरेंट माइकोटॉक्सिन्स की प्रोडक्शन में या उसकी बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने कहा हमें तो बड़ा टाइम लगेगा, बहुत लेबोरियस काम हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम एक तीर ऐसा मारें जिस एक तीर से ही काफ़ी शिकार कर लें। तो वो कोई और तीर नहीं है, वो हमारा CRISPR-Cas9 तीर। CRISPR-Cas9 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे उन्होंने यूज़ किया और एक तीर से काफ़ी निशाने लगाए। एक चीज़ यूज़ करके उन्होंने डिफरेंट जीन्स को एट द टाइम टारगेट कर लिया। वो सारी जीन्स जो कि एक पूरे मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो है CRISPR-Cas9। और इसमें उन्होंने प्री असेंबल्ड Cas9 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स यूज़ की। मतलब उन्होंने Cas9 प्रोटीन यूज़ की, साथ उसके उन्होंने RNA यूज़ किया, CRISPR RNA, जो कि उन्होंने खुद सिंथेसाइज्ड किया, ठीक है। और फिर इसको डायरेक्ट डिलीवर करवाया फ्यूसेरियम पॉलीफ्लेटम के प्रोटोप्लास्ट के अंदर। प्रोटोप्लास्ट इसलिए क्योंकि प्रोटोप्लास्ट ये होता है कि उसके सेल वाली रिमूव की होती है और वहाँ पर डायरेक्ट डिलीवरी आसान होती है, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू भी ये करवा सकते हैं ये काम। तो उन्होंने एक्चुअली साइंटिस्ट ने जो इस पेपर में काम किया ना, वो एक जीन डिलीट करने के लिए काम किया। उस जीन का नाम है पॉलीकीटाइड सिंथेज जीन, FUM1। उन्होंने बेसिकली जीन को टारगेट किया। अब डिफरेंट जीन्स को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इस पेपर में जिस जीन को उन्होंने टारगेट किया वो है पॉलीकीटाइड सिंथेज जीन, FUM1। एक्चुअली ये जो जीन है ना, ये एक एंजाइम बनाती है, उसको कोड करती है। उस एंजाइम का नाम है पॉलीकीटाइड सिंथेज। और ये जो एंजाइम है ये जाके एक प्रोटीन पे वर्क करता है जिसका नाम है पॉलीकीटाइड, लीनियर पॉलीकीटाइड। और वो जो प्रोटीन है वो एक्चुअली बहुत सारे फ्यूमोनेसिन्स की जो केमिकल बैकबोन है ना, वो फॉर्म कर रही होती है। वो केमिकल बैकबोन बनाने में मदद करती है। तो ये एंजाइम उस प्रोटीन पे जाके एक्ट करता है और ताकि केमिकल बैकबोन टूट जाए और जो माइकोटॉक्सिन है वो डिग्रेड हो जाए। चलो, ये तो हमारा हो गया छोटा मोटा काम पूरा इस एब्स्ट्रैक्ट से। अब रह गया थोड़ा सा डिटेल वर्क। अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव जो साइंटिस्ट चाह रहे थे कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि वो चाह रहे थे कि CRISPR-Cas मीडिएटेड जीन डिलीशन सिस्टम बनाएं, ठीक है, इन फ्यूसेरियम प्रोलिफरेटम। दूसरा वो चाह रहे थे कि जब हम स्पेसिफिक जीन को टारगेट करेंगे हम इसका फंक्शन भी पता चल जाएगा, रोल क्या है FUM1 का इन फ्यूमोनेसिन बायोसिंथेसिस, ठीक है। लास्ट वो चाहते थे कि वही भाई एक तीर से काफ़ी निशाने लगाएं। तो वो चाह रहे थे कि हम टारगेट करें मल्टीपल जीनोमिक लोकाई को और लार्ज जीनोमिक रीजन्स को एट अ सिंगल फिजिकल लोकेशन विद अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट। तो एक ही लोकेशन पे वो मल्टीपल जीन्स को टारगेट करना चाह रहे थे जो कि क्लस्टर की फॉर्म में एक दूसरे के पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। और एक ही ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट के थ्रू डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं उन्हें करनी पड़ेगी, बार बार एक ही बार ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, एक ही बार अपना जो प्री असेंबल कॉम्प्लेक्स है Cas9 का और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का वो इंजेक्ट कर देंगे वो। सो अगर हम माइकोटॉक्सिन्स की हम बात करें, पढ़ तो रहे हैं माइकोटॉक्सिन्स के बारे में, हमें पता भी होना चाहिए माइकोटॉक्सिन्स है क्या, ठीक है। माइकोटॉक्सिन्स एक तो इसका वर्ड है माइको मीन फंगस एंड टॉक्सिन मीन नेचुरली प्रोड्यूस पॉइजन। सो एक्चुअली माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं?
माइकोटॉक्सिन्स आर एक्चुअली लो मोलेकुलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फंगल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के तौर पे जो है ना वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स करते हैं काज प्लांट्स पे, ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे। सो एक स्टोरी है इसके पीछे कि 1960 में की बात है, अर्ली 1960s में एक ना मतलब आउटब्रेक हुआ, इसमें ये हुआ कि टर्की की डेथ हुई, मतलब अबाउट 1 लाख टर्कीज की ना लंदन में ना डेथ हो गई। और जब उनकी डेथ हुई ना वो हुई उनके एक मील की वजह से, जो कि ब्राज़ीलियन पीनट मील था जिसपे वो फीड करवाए जा रहे थे। जब साइंटिस्ट ने उस वक्त एनालाइज किया इसके उनके मील को, तो उनमें उन्हें कुछ सब्सटेंसेस मिले। जब उन्होंने उन सब्सटेंसेस को एनालाइज किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्होंने देखा ये जो सब्सटेंसेस है ना ये एक्चुअली जो है ना ये काज कर रहे हैं डिजीज़, टर्की एक्स डिजीज़, और ये उनको बाद में नाम दे दिया गया माइकोटॉक्सिन्स का। अब इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो हम देखते हैं, इकोनॉमी पे होते हैं, रेगुलेशन। जाहिर बात है जब ये माइकोटॉक्सिन्स की वजह से प्लांट स्पीशीज़, क्रॉप स्पीशीज़ हमारी डैमेज होंगी, ऑलमोस्ट 1/4 क्रॉप स्पीशीज़ जो है वो डैमेज हो जाती हैं एनुअली, ठीक है, ओवर दी वर्ल्ड। तो इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है, रेगुलेशन पे, फील्ड पे, सोइल में जहाँ पे ये होंगे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। कुछ माइकोटॉक्सिन्स या कुछ फंगस स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो स्टोरेज फंजाई पे अटैक करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो फील्ड में जो फंजाई प्लांट्स लगे होते हैं उनके डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस पे जाके उन पे अटैक करती हैं। फूड पे भी ऑब्वियसली इफेक्ट होता है, फील्ड पे होता है, ह्यूमन हेल्थ पे होता है। सो इसके डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट्स हैं। जो ज़्यादा प्रिवलेंट टाइप के माइकोटॉक्सिन्स हैं जी, तो वो हमारे पास ये सारे हैं। इन सारे माइकोटॉक्सिन्स से बच के रहना है। एफ्लाटॉक्सिन्स, ऑक्राटॉक्सिन, फ्यूमोनिसिन जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्राइकोथिसिन्स, जेरेलिनॉन, पैट्यूलिन, फ्यूसेरिक एसिड, सिट्रिनिन, आर्गन, एल्कलाइड्स, टीटोटॉक्सिन एंड डीऑक्सिनेवेलिनॉन। ये मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए कुछ माइकोटॉक्सिन्स निकाले हैं, उनका कुछ सोर्स निकाला है स्पेसिफिक, उनके अक्रंस किन प्लांट स्पीशीज़ में वो पाए जाते हैं और क्या वो डिजीज़ काज करते हैं। ये मैंने ना उसका एक छोटा सा जो है वो टेबल बना दिया है, इजी टेबल। ये अक्रंस इनके प्लांट्स में है और यहाँ पे जो पॉसिबल इफेक्ट्स वो काज कर रहे हैं वो ह्यूमंस पे कर रहे हैं। हम ह्यूमंस में वो कौन कौन से डिजीज़ काज करेंगे। अगर यहाँ पे देखें ये माइकोटॉक्सिन्स हैं, ये भी मतलब सोर्स है इनका, ये भी सेम वही टेबल है, ये अक्रंस है इनकी, ये पॉसिबल इफेक्ट्स हैं जी। तो फ्यूसेरियम प्रोलिफेरटम है क्या भला? फ्यूसेरियम प्रोलिफेरटम मैंने पहले बताया आपको, ये एक फंगस है और ये माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसकी कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, मतलब ये प्रोडक्शन करती है पॉलीग्लाइकोलिनेजेस की, और इससे डिफरेंट एंजाइम प्रोड्यूस होती हैं लाइक पेप्टिडेजेस, लाइपेजेस, सेलुलेजेस एंड पेक्टिनेजेस, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स। अब जो पॉलीग्लाइकोलिनेजेस है ना ये एक्चुअली वाइन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, फ्रूट जूसेस में यूज़ होते हैं। लाइक अगर उन्हें क्लैरिफिकेशन करनी हो, एक्सट्रैक्शन करनी हो फ्रूट जूसेस की, तो वो उसमें ये यूज़ करते हैं पॉलीग्लाइकोलिनेजेस। इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में भी यूज़ होते हैं, और ये कुछ इनकी डिफरेंट टॉक्सिक माइकोटॉक्सिन्स हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूमोनिसिन, फ्यूसा, प्रोलिफेरिन और फ्यूसेरिक एसिड जी। तो अब आगे वो टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि एक टेक्नोलॉजी है, वो है क्रिस्पर, फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ई कोलाई इन 1987। सबसे पहले ये जो है ई कोलाई के जीनोम में साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया ना, वो 1987 में किया। उस वक्त साइंटिस्ट जो है वो एक्चुअली वर्क कर रहे थे ई कोलाई के जीनोम के ऊपर, लेकिन वो क्रिस्पर की वजह से वर्क नहीं कर रहे थे, वो कुछ और फाइंड कर रहे थे। वो एक अलग सिनेरियो है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज मतलब जीन थी, उस पर वो वर्क कर रहे थे। तब उन्होंने फाइंड किया कि डीएनए के अंदर कुछ रिपीट्स हैं, मतलब ई कोलाई के डीएनए के अंदर कुछ रिपीट्स उन्होंने फाइंड की। लेकिन एट अ टाइम वो नहीं जानते थे क्रिस्पर क्या है, वो नहीं जानते थे ये रिपीट्स का फंक्शन क्या है। लेकिन क्योंकि तब इतना जीनोम के बारे में डाटा इतना ज़्यादा पब्लिश नहीं हुआ था, तो इस वजह से वो वर्क वहीं पे रहा उनका, मतलब ज़्यादा वो नहीं हुआ, फेमस नहीं हुआ। फिर क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स कहा जाता है क्रिस्पर की जो शॉर्ट मतलब फॉर्म में हम क्रिस्पर कहते हैं, और इसकी जो मेन अगर हम बात करें तो वो बना हुआ है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये एक्चुअली एक नेचुरली अडेप्टिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगेंस्ट इन्वेडिंग वायरसेस। मतलब ये होता है कि जब एक बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है, अपना वायरस उसके अंदर इंजेक्ट करता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, जब उस वायरस को
का कुछ पार्ट जो है ना उस वायरस के जीनोम का वो अपने जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर लेता है एज अ मेमोरी, ताकि इन फ्यूचर जैसे कि आप ह्यूमंस का वो होता है इम्यून सिस्टम एडेप्टिव, लाइक उसके अंदर जो है वो हम वैक्सीन के थ्रू आर्टिफिशियल अगर हम टॉक्सिन्स या जो एंटीजीन्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दें बॉडी के अंदर, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर ये सिस्टम है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का, कि जब उसके ऊपर वायरस अटैक करता है तो उसका थोड़ा सा पार्ट अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं जीनोम के अंदर, ताकि इन फ्यूचर अगर ये वायरस दोबारा अटैक करेगा तो वो उस पार्ट से आइडेंटिफाई कर लेगा, उस सीक्वेंस से आइडेंटिफाई कर लेगा और उस वायरस को डिग्रेड कर देगा। ये हिस्ट्री है इसकी। 1987 में क्या काम किया मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ। 2002 में कैस जीन की आइडेंटिफिकेशन हुई थी विद डीएनए रिपीट्स के साथ इन प्रोकैरियोट्स। फिर 2007 में क्रिस्पर प्रोवाइड्स एक्वायर्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरसेस इन प्रोकैरियोट्स। 2011 में एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस क्रिस्पर की रेज्ड $11 मिलियन। फिर 2013 में फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कैसिन जीनोम इंजीनियरिंग इन यूकैरियोटिक सेल। ये कुछ साइंटिस्ट हैं, ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स हैं। क्रिस्पर एक्चुअली जो यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया हुआ है क्रिस्पर सिस्टम क्या है, ये क्रिस्पर अरे है। इसमें जो है जो ये वाली ब्लू वाली जो हैं ये एक्चुअली जो है ये डीएनए रिपीट्स हैं। ये जो हमारे पास आ रही हैं ये सिंपल ब्लैक वाली ये डीएनए रिपीट्स हैं, जो ब्लू वाली हैं ये स्पेसर रेज है, ठीक है। अब स्पेसर रीजन क्या है? स्पेसर एक्चुअली ये डिफरेंट वायरल जीनोम के पार्ट्स हैं जो कि इसने इंटीग्रेट किए हुए हैं पास्ट में बैक्टीरियल जीनोम ने, ठीक है, कि वो कहीं से भी इंटीग्रेट किए हुए हैं, लाइक कभी बैक्टीरियोफेज के प्लाज्मिड्स के वायरसेस के जो है ना वो पार्ट्स इसके अंदर इंटीग्रेट हुए हैं डिफरेंट वायरसेस के। सो ये जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है और ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब ये और ये वाला जो पार्ट है ब्लू वाला ये जो हमारे पास स्पेसर रीजन है ये वेरिएबल है। अब एक साइंटिस्ट है फ्रेंड्स मोजिका, ठीक है, इसने बताया था सबसे पहले, इसने देखा था, इसने कहा कि ना बैक्टीरिया के अंदर ना कुछ ऐसा रीजन है जो कि स्पेसर रीजन है, वो आइडेंटिफाई उन्होंने जब किया उसने कहा कि ये जो रीजन है ना ये वायरस के जीनोम के पार्टिकल से मिलता जुलता है, ठीक है। तो उसने कहा कि ये हो सकता है बैक्टीरिया एक एज एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इसको यूज़ करता है, उसने मेमोरी के तौर पर इसे रखा हो, वायरस ने जब अटैक किया उसके जीनोम को अपने अंदर अपने जीनोम के अंदर। तो ये बात सबसे पहले ये साइंटिस्ट है मोजिका, इसने सबसे पहले इस बात को किया आइडेंटिफाई और ये बात की और इसकी बात बाद में सच निकली। ये जी बहुत इंपॉर्टेंट जेनिफर डोडना एंड 2012 में, और साथ ही इसके जो है एमेनुअल चारपेंटियर, ये दो साइंटिस्ट हैं। इनका काम ये था कि इन्होंने कहा था कि हम क्रिस्पर को यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल के तौर पे इन डिफरेंट स्पीशीज़। अच्छा ये क्रिस्पर है, इसके ऐसे इसका मैकेनिज्म है। क्रिस्पर के ऐसे में दो कंपोनेंट्स होते हैं, गाइड आरएनए होता है और एक क्रिस्पर आरएनए के तौर पे वर्क करता है और एक ट्रेसर आरएनए होता है। क्रिस्पर एसोसिएटेड एंडोन्यूक्लियस और एक Cas9 जो है प्रोटीन होती है। ये क्रिस्पर आरएनए है, ठीक है। ये जो क्रिस्पर आरएनए होता है ये जो वायरस सीक्वेंसेस होती है उससे कम्प्लीमेंट्री होता है। इसके साथ ट्रेसर आरएनए लगाया जाता है, ये 18 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है और ये जो ट्रेसर आरएनए एक्चुअली इस क्रिस्पर आरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसका भी फंक्शन ज़्यादा डिटेल में भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ये लिंकर लूप है जिसके थ्रू इसको ये जुड़े हुए हैं, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किया जाता है, ठीक है ना। और ये Cas9 है और ये Cas9 गाइड आरएनए कॉम्प्लेक्स है। ऐसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में इसको इंटीग्रेट किया जाता है। कहीं भी आपने किसी भी स्पीशी में के सेल के अंदर इंटीग्रेट करना है वो इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में किया जाता है। सो ये दो नेचुरल डीएनए रिपेयर सिस्टम्स हैं, लाइक एनी नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग और होमोलोगस डीएनए रिपेयर। ये आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे अगर यूट्यूब में देखेंगे तो आपको इन दोनों का फंक्शन पता चल जाएगा कैसे ये डीएनए रिपेयर करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक्स को। तो ये दो जब क्रिस्पर के थ्रू हम किसी भी डीएनए को कट करते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर कटिंग लगाते हैं या जीनोम डिलीट करते हैं, तो जो नेचुरल सिस्टम होता है डीएनए रिपेयर का वो उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है, जिसके सिलसिले में ये होता है, जिसके रिजल्ट में ये होता है कि हमारे पास म्यूटेशंस आ जाती हैं जीनोम के अंदर। सो क्रिस्पर को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस में जीन एडिटिंग, लाइक नॉकिंग इन नॉकिंग आउट जीन्स। क्रिस्पर के साथ अगर हम स्पेसिफिक इनहिबिटर्स लगा दें हम स्पेसिफिक जीन के फंक्शन को इनहिबिट भी कर सकते हैं और हम किसी भी स्पेसिफिक जीन के फंक्शन को इन्हेंस भी कर सकते हैं अगर हम उसके साथ एक्टिविटी अटैच कर दें, ठीक है। और इन दोनों में मतलब ये होता है कि जो Cas9 का क्लीवेज वाला इफेक्ट है ना, Cas9 एक्चुअली क्लीवेज प्रोटीन है, ये कट लगाती है डीएनए के स्पेसिफिक साइट्स पे जाके जहाँ पे ये पैम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है। पैम मतलब जो पैम सीक्वेंसेज हैं ये हमारे पास हैं एडजेसेंट मोटिव्स हैं, ठीक है। अब तो ये जो पैम सीक्वेंसेस है ना ये रिपीट्स के जो पैलिंड्रोमिक रिपीट्स हैं, पैलिंड्रोमिक एडजेसेंट मोटिव्स होते हैं, ये एक्चुअली यहाँ पे जाके स्पेसिफिक साइट पे जाके जो Cas9 प्रोटीन है उसको आइडेंटिफाई करती है
और वहाँ से कट लगा देती है। ठीक है, अगर हम Cas9 की जो एक्टिविटी को इनहिबिट कर दें, रोक दें, उसको डीएक्टिवेट कर दें, तो उसकी जगह हम उसमें इनहिबिटर भी अटैच कर सकते हैं, एक्टिवेटर्स भी अटैच कर सकते हैं। सो क्रिस्पर स्क्रीन्स एंड टैगिंग जीन्स, हम इसके थ्रू जीन्स टैगिंग भी कर सकते हैं, लाइक फ्लोरेसेंट मार्कर्स वगैरह यूज़ करके, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन यूज़ करके, ताकि हम स्पेसिफिक जीन की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकें। और माइकोटॉक्सिन मॉडिफिकेशन, क्या फ़ायदे हैं, हम क्रिस्पर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट्स किए हैं कुछ प्राणी जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस और टैलेंट्स को, कि इनकी एंकर साइट जो है वो ज़्यादा होती है, क्रिस्पर की 23 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। ऑफ टारगेट मतलब म्यूटेशन जिसमें दोनों में हाई हैं और क्रिस्पर में लो हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी दोनों में हाई है, क्रिस्पर में लो हैं, एफिशिएंसी भी क्रिस्पर की इनकी निस्बत ज़्यादा हाई है, और मल्टीप्लेक्स मतलब एबिलिटी टू टारगेट मल्टीपल जीनोम जीन्स एट वन टाइम, तो वो इनमें लो है, और इसमें मल्टीप्लेक्स जो है वो क्रिस्पर में हाई है। तो प्रोज इसके ये हैं कि फ़ायदे इसके ये हैं, हमें क्रिस्पर कैस के ग्रेट सिंपल एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा है, इंजीनियरिंग कॉस्ट इसकी कम है, सिंगल मॉलिक्यूल टारगेट कर सकता है डिफरेंट मैनी जीन्स को, वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है इसकी। कौन इसके ये हैं कि लिमिटेड टारगेट सिलेक्शन ड्यू टू पैम सीक्वेंस, मैंने बताया ना, पैम सीक्वेंस की वजह से इसकी टारगेट सिलेक्शन जो है लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि पैम सीक्वेंस ही वो सीक्वेंस है जहाँ पे स्पेसिफिकली Cas9 आके बाइंड करना और कट लगाना है। सो क्रिस्पर कैस म्यूटेटेड टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स और कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट्स अगर हम देखें तो ये डिफरेंट टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, इन जीन्स को टारगेट किया गया है इन पास्ट, और ये कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट्स इसके स्टडी किए गए हैं। किस तरह साइंटिस्ट ने ये काम किया, जो कि हमारा आज का टॉपिक था। साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्ट्रेन्स लिए, प्रिपेयर किया, उसमें स्ट्रेन्स एंड प्रेशर ऑफ कोनिडियम फ्यूसेरियम प्रोलिफेरेटम का, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि स्पॉट फॉर्मिंग फिलामेंटस फंजाए हैं, और इसमें उन्होंने ये किया कि सिंगल गाइड आरएनए डिज़ाइन किया, जिसमें उन्होंने जो है वो क्रिस्पर आरएनए और जो ट्रांस एक्टिवेटिंग क्रिस्पर आरएनए उसको लिंक करके थ्रू ज्वाइन करके साथ Cas9 प्रोटीन का जो है ना वो एक असेंबली बना के उसको इनविट्रो इंजेक्ट करवाया। फिर उन्होंने साथ जो जीन पोर्शन डिलीट किया उसकी जगह उन्होंने रिप्लेस करने के लिए जीन पोर्शन को एक रिपेयर टेम्पलेट भी साथ इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम था HDR हाइग्रोमाइसिन बी, ठीक है, होमोलोगस डीएनए रिपेयर हाइग्रोमाइसिन बी, ठीक है। तो उन्होंने ये पोर्शन भी साथ रिपेयर टेम्पलेट के तौर पे इंजेक्ट करवाया। फिर उन्होंने प्रोटोप्लास्ट प्रिपरेशन की, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की, और फिर बाद में उन्होंने फ्यूसेरियम एनालिसिस की, प्यूटेटिव फंगस फ्यूसेरियम प्रोलिफेरेटम की, म्यूटेंट्स के लिए कि कौन सी जो हमारे पास फ्यूसेरियम प्रोलिफेरेटम स्पीशीज़ हैं जो कि म्यूटेंट के तो मतलब म्यूटेट हो चुकी हैं। सो ये रिजल्ट्स उनके हैं कुछ, उन्होंने सबसे पहले जो है ना ये हमारे वाइल्ड टाइप मतलब है, और ये हमारे पास डिलीशन स्ट्रेन है। जो वाइल्ड टाइप स्ट्रेन है अगर आप देखें इसमें, तो इसमें उन्होंने स्पेसिफिक 2 राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स मतलब Cas9 कम्प्लेक्स के तौर पे उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक यहाँ पे जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो स्टार्ट कोडोन था इस जीन का, उससे 15 बेस पेयर जो है वो डाउन स्ट्रीम, और ये यहाँ पे जो कटिंग साइट उन्होंने रखी है वो हमारे पास जो है वो स्टॉप कोडोन से 11 बेस पेयर अपस्ट्रीम थी, मतलब 26 ऑलमोस्ट न्यूक्लियोटाइड्स का इन्होंने पोर्शन यहाँ से डिलीट करवाया, और उसकी जगह इन्होंने हाइग्रोमाइसिन बी जो एक्सप्रेशन कैसेट था वो इंट्रोड्यूस करवाया ताकि वो म्यूटेंट्स की स्क्रीनिंग कर सकें। फिर उन्होंने जो है वो देखा कि किस तरह मतलब जो उन्होंने म्यूटेंट्स या वाइल्ड टाइप हैं उन्होंने फ़र्क देखने के लिए कि क्या इनकी मॉर्फोलॉजी में या इनकी पिगमेंटेशन में कोई फ़र्क तो नहीं आया, तो उस फ़र्क को एनालाइज करने के लिए उन्होंने इनको पहले तो 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 डेज़ के लिए इंक्यूबेट किया। फिर उन्होंने देखा कि इनकी मॉर्फोलॉजी पे और इनकी जो पिगमेंटेशन है उसमें कोई मतलब कोई भी फ़र्क नहीं था, सेम थे, मतलब इतना ज़्यादा डेफिनेट कोई फ़र्क नहीं था। तो इस बात को भी उन्होंने श्योर किया कि हाँ जो हमारी जो टारगेट साइट थी वो स्पेसिफिक थी, और स्पेसिफिक भी टारगेट साइट पे जाके जो है वो डिलीशन हुई है, मतलब ऑफ टारगेट जो है म्यूटेशंस नहीं हुई, क्योंकि ना तो इनकी मॉर्फोलॉजी में कोई डिफरेंस आया ना इनकी पिगमेंटेशन में। यहाँ पे उन्होंने PCR स्क्रीनिंग करवाई, लाइक उन्होंने जो है म्यूटेंट्स जो थे उनके DNA जीनोम को जो है सेपरेट करके उन DNA जीनोम्स की जब उन्होंने PCR लगाया तो उन्होंने यहाँ पे बैंड्स जब देखे तो उन्हें जो है ना 11 म्यूटेंट्स में उन्हें जो है ना वो इनके अंदर उनका HDR हाइग्रोमाइसिन बी एक्सप्रेशन कैसेट इंसर्ट हो चुका था। उन्होंने जब उस मतलब स्पेसिफिकली उससे प्राइमर डिज़ाइन करके जब PCR रन किया तो उन्हें जो है ना ये बैंड्स मिले 11 म्यूटेंट्स के, तो वो इससे भी श्योर हो गया उनको कि हमारा जो म्यूटेंट्स हैं उसके अंदर हमारा जो एक्सप्रेशन कैसेट है वो इंसर्ट हो चुका है। एक तो ये था ना एक्सप्रेशन कैसेट की मतलब स्क्रीनिंग के लिए कि वो हाइग्रोमाइसिन बी मतलब एक एंटीबायोटिक है, उन्होंने जब मीडिया पे हाइग्रोमाइसिन बी डाली तो जिन स्पीशीज़ के अंदर वो इंसर्ट हो चुका था उनका HDR रिपेयर टेम्पलेट हाइग्रोमाइसिन बी रिपेयर टेम्पलेट, वो स्पीशीज़ जो है वो जिंदा रह गई मतलब बच गई, बाकी जो है वो डेड हो गई। तो इस तरह पहले उन्होंने स्क्रीनिंग की, फिर उन्होंने फर्दर म्यूटेंट्स की स्क्रीनिंग कर लिए, फर्दर मतलब
ये जानने के लिए कि वाकई हमारा मतलब एक्सप्रेशन कैसेट जो है वो स्पेसिफिक प्लेस पे जाके इंसर्ट हो गया है। तो उन्होंने जब स्पेसिफिसिटी चेक करने के लिए, एक तो था ना कि एक्सप्रेशन कैसेट इंसर्ट हो गया, लेकिन स्पेसिफिक जगह पे इंसर्ट हुआ, इसके लिए उन्होंने पीसेट स्क्रीनिंग करवाई। ठीक है, उसके लिए उन्होंने जो क्लीवेज साइट्स है ना उसको भी इंक्लूड करके ना उससे रिलेटेड उन्होंने प्राइमर डिज़ाइन किए, क्लीवेज साइट्स को भी इसमें इंक्लूड करके। जब प्राइमर डिज़ाइन किए तो उन्हें पता चला कि उनके पास 11 मतलब म्यूटेट्स थे जिनके स्पेसिफिक उनके पास बैंड्स है, क्योंकि म्यूटेट्स थे ही 11। सो कंक्लूजन इसमें हमारे पास ये है कि CRISPR कैस एडवांस जेनेटिक टूल है, ओके, कैन कंट्रोल द माइकोटॉक्सिन्स प्रोडक्शन बाय डिलीशन ऑफ रेगुलेटरी जीन्स ऑफ इम्यूनोसिन, जैसे कि एक्सपोजर में उन्होंने FU1 जीन डिलीट करवाई विच इन्वॉल्व जो कि इन्वॉल्व थी इन द बायोसिंथेसिस ऑफ टॉक्सिन प्रोडक्शन। Protocol that combines single guide RNA synthesized in vitro with a commercially available Cas9 protein may be the most rapid and versatile option for deleting genomic regions in filamentous fungi and could become the new standard for genetic studies with these organisms. So CRISPR-Cas is a solution to many problems like betterment in economy, safe food for animals and humans, and healthy life. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ये हैं कि आप इसको ह्यूमन जीन थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। वी कैन रिप्लेस डिफेक्टिव जीन विद दी हेल्दी वंस, लाइक P53 जीन जो है वो टारगेट की जा रही है कंट्रोल करने के लिए कैंसर को, क्योंकि ये जो जीन है ये एक्चुअली ट्यूमर जो है ना सप्रेसिंग जीन है, तो इसको टारगेट किया जा रहा है टू इन कंट्रोल ऑफ कैंसर, क्योंकि जो कैंसर होता है ना उसमें ये जो जीन होती है ना ये मॉडिफाई हो जाती है, म्यूटेंट हो जाती है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स होना शुरू हो जाती हैं, और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है ये इसमें म्यूटेशन आ जाती है। तो जब हम इस जीन में जो म्यूटेशन अगर हम उसको सेट कर मतलब उसको दोबारा से ठीक कर लें, उस म्यूटेशन को जो है वो रीमोडिफाई कर लें, तो हम कैंसर को जो है वो रोक सकते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड एनिमल्स में वी कैन डेवलप ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स सच एज वीट, हम डिफरेंट ड्रॉट रेजिस्टेंस, डिफरेंट हीट रेजिस्टेंट, हम डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स जो है वो इसमें हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो डेवलप कर सकते हैं। वायरल जीन डिस्ट्रप्शन मतलब अगर कोई जीन है जो कि वायरल जीन है, ठीक है ना, हम उसको भी हम बाय टारगेटिंग जो है हम उस जीन को टारगेट करके हम जो है वो किसी भी प्लांट स्पीशी को वायरल से जो वायरस है उससे जो है वो रेजिस्टेंट बना सकते हैं। सो ये कुछ रेफरेंसेस है जहाँ से मैंने आज का ये पार्टिकल और ये आज की जो मैंने आपका टॉपिक है ये मैंने आज प्रिपेयर किया है, और थैंक यू सो मच मुझे इतना हम्बली सुनने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में आ रहा है या कोई सजेशन आ रही है या कमेंट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। तो मैं हमेशा आपके कोशिश करूँगी कि एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स का, आपके क्वेश्चंस का, आपके सजेशंस का आंसर कर सकूँ। सो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।